खून के लाल रंग पर तहकीकात वर्ष 1878 में मुझे लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिली और मैं सेना के सर्जनों के लिए तय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नेटली चला गया। वहां की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुझे एक असिस्टेंट सर्जन के रूप में 5वें नॉर्थम्बरलैंड फ्यूसिलियर्स में दाखिल किया गया। रेजिमेंट उस समय भारत में थी। मैं वहां पहुंचने से पहले ही दूसरी अफगान लड़ाई छिड़ चुकी थी। मुंबई में उतरने से पहले ही मुझे पता चला कि मेरी पलटन दर्रा पार करके दुश्मन के देश में दाखिल हो चुकी है। फिर भी मैं, जैसे हालात में फंसे कई दूसरे अफसरों के साथ, उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ा और अंततः कंधार पहुंचने में कामयाब रहा, जहां मैंने अपनी रेजिमेंट को ढूंढ निकाला और फौरन अपना काम संभाल लिया। कई लोगों के लिए यह लड़ाई इज्जत और कामयाबी लाई थी, पर मेरे लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं थी। मुझे अपनी ब्रिगेड से हटाकर बर्कशायर के साथ रख दिया गया, जिनके साथ मैंने मईवांड की खूनी लड़ाई में काम किया। वहां मेरे कंधे पर एक गोली लगी जिसने मेरी हड्डी को चूर चूर कर दिया और सबक्लेवियन धमनी को छील डाला। अगर मेरे अर्दली ने घोड़े पर मुझे लाद कर अंग्रेजों के बेस तक सही सलामत न पहुंचाया होता तो मैं दुश्मन के हाथों में पड़ गया होता। दर्द की वजह से मैं परेशान था और शरीर भी कमजोर हो गया था। इसीलिए मुझे बहुत सारे जख्मी रोगियों के साथ पेशावर के बेस सैन्य अस्पताल में पहुंचा दिया गया। यहां मेरी सेहत में इतना सुधार हुआ कि मैं वार्ड में चल फिर सकता था और बरामदे में धूप में बैठ सकता था। फिर मुझे आंत्र ज्वर ने दबोच लिया, जो हमें हिंदुस्तान से विरासत में मिला था। महीनों तक मेरी जिंदगी पर मायूसी छाई रही और आखिर में जब मैं होश संभालने लगा, तब तक मैं इतना कमजोर और पतला हो चुका था कि एक मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया कि मुझे वापस इंग्लैंड भेजने में एक दिन की भी देरी न की जाए। इसीलिए मुझे ओरोंटेस नामक जहाज में चढ़ाया गया और कुछ महीने बाद मैं पोर्ट्समाउथ के तट पर उतरा। मेरी तबीयत हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी, पर नेकदिल सरकार से इजाजत मिल गई थी कि अगले 9 महीनों तक मैं अपनी सेहत सुधारने की कोशिश करूं। इंग्लैंड में मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैं हवा की तरह आजाद था, या उतना आजाद जितना रोजाना 11 शिलिंग और 6 पेंस वर्ष 1878 के हिसाब से कमाने वाला इंसान हो सकता था। इस हालत में मैं तुरंत ही लंदन की ओर खींचा चला गया। लंदन यानी वह बड़ा तालाब जो पूरी ब्रिटिश हुकूमत के आलसियों और निकम्मों को अपनी ओर खींच लेता है। वहां मैं कुछ समय के लिए स्ट्रैंड के एक प्राइवेट होटल में रहा, एक आरामहीन और बेकार जिंदगी बिताता रहा। मैं उससे ज्यादा खर्च करता था जितना मुझे करना चाहिए था। मेरी जमा पूंजी की हालत इतनी पतली हो गई थी कि मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मुझे इस जगह से निकलकर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में सादी जिंदगी बितानी चाहिए या अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरे रास्ते को चुनते हुए मैंने फैसला किया कि होटल छोड़कर किसी कम खर्चीली जगह कमरा ढूंढूं। जिस दिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उसी दिन मैं क्राइटेरियन बार पर खड़ा था। किसी ने पीछे से मेरा कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ने पर मैंने स्टैमफोर्ड को देखा, जो पहले मेरे नीचे एक ड्रेसर रह चुका था। अकेले रहने वाले बंदे के लिए किसी दोस्त का चेहरा नजर आ जाना बड़ा अच्छा लगता है। स्टैमफोर्ड मेरा कोई अंतरंग दोस्त नहीं था, पर मैं तपाक से उससे मिला। वह भी मुझे देखकर खुश हुआ। मैंने उसे होलबोर्न में अपने साथ लंच करने के लिए कहा। फिर हम दोनों एक घोड़ा गाड़ी हैंसम में रवाना हुए। तुम अपने साथ आखिर कर क्या रहे थे, वॉटसन? उसने ताज्जुब से पूछा। उस वक्त हम लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे थे। तुम डंडी की तरह पतले और मुरझाए हुए नजर आ रहे हो। मैंने उसे संक्षेप में अपने कारनामों के बारे में जानकारी दी। अपनी मंजिल पर पहुंचने तक मैं करीब करीब वह सब कुछ कह चुका था। बेचारा यार, जब उसने मेरे हालात के बारे में सुना तो उसने रहम खाकर कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? रहने की जगह ढूंढ रहा हूं, मैंने जवाब दिया। यह दिक्कत सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सही दाम पर आरामदेह कमरा मिल सकता है। बड़ी अजीब बात है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। आज तुम दूसरे इंसान हो जिसने यह बात मुझसे कही है। और पहला कौन था? मैंने पूछा।
अस्पताल की रसायन प्रयोगशाला में काम करने वाला एक व्यक्ति। आज सुबह ही वह अफसोस जाहिर कर रहा था कि उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो अच्छे कमरों का खर्च उसके साथ बांट ले, जो उसे मिले हैं पर उसकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। ओह हां, मैं चिल्ला पड़ा। अगर सच में वह ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में है जो उसके कमरे और खर्च बांटे, तो वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं किसी के साथ रहना पसंद करूंगा। युवा स्टैमफोर्ड ने अपने वाइन गिलास के ऊपर से मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर बोला, तुम अभी शर्लॉक होम्स को नहीं जानते हो। शायद तुम उसे लंबे अरसे तक साथी के तौर पर नहीं रखना चाहोगे। क्यों, ऐसा क्या है उसके खिलाफ? ओह, मैंने यह नहीं कहा कि उसके खिलाफ कुछ है। वह अपने ख्यालातों में थोड़ा सा अजीब है। विज्ञान की कुछ शाखाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जहां तक मैं जानता हूं, वह एक शरीफ इंसान है। शायद मेडिकल कॉलेज का छात्र है। नहीं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं कि वह क्या बनना चाहता है। मैं सोचता हूं कि शायद वह एनाटॉमी शरीर रचना की काफी जानकारी रखता है और आला दर्जे का केमिस्ट भी है। पर जहां तक मैं जानता हूं, उसने ढंग से कोई मेडिकल क्लास नहीं ली है। उसकी जानकारी बेतरतीब और अजीब है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी इधर उधर की जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं, जो उसके प्रोफेसरों को भी हैरत में डाल सकती हैं। कभी नहीं पूछा कि वह क्या करने की सोच रहा है? नहीं, वह इस तरह का इंसान नहीं है जिसके अंदर की बात आसानी से निकाल ली जाए। हालांकि जब उस पर सनक सवार होती है, तब वह काफी बातूनी बन जाता है। मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैंने कहा। अगर मुझे किसी के साथ रहना पड़ता है, तो मैं किसी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगा। मैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ हूं कि ज्यादा शोर शराबा बर्दाश्त कर सकूं। अफगानिस्तान में मैं इतना ज्यादा भुगत चुका हूं कि मेरी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। मैं तुम्हारे इस दोस्त से कैसे मिल सकता हूं? वह लैब में होगा, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। वह या तो हफ्तों तक वहां नहीं जाता या फिर सुबह से शाम तक वहीं काम करता रहता है। अगर तुम चाहो तो लंच के बाद हम वहीं चल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया और बातचीत दूसरी तरफ मुड़ गई। होलबोर्न छोड़ने के बाद जब हम अस्पताल की ओर जा रहे थे, तो स्टैमफोर्ड ने उसके बारे में कुछ और जानकारियां दी, जिसके साथ रहने का मैं मन बना रहा था। अगर तुम्हारी उससे पटरी न बैठे तो मुझे ज्यादा मत कोसना, वह बोला। मैं उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता जितना कि केमिकल रूम में मुलाकात होने पर जान पाया हूं। यह सुझाव तुम्हारे सामने रखा था, इसलिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर हमारी नहीं पटेगी तो अलग होना आसान होगा, मैंने जवाब दिया। मुझे लगता है स्टैमफोर्ड, मैंने आगे कहा और अपने दोस्त की ओर गौर से देखा, इस मामले से हाथ धोने की तुम्हारे पास जरूर कोई वजह है। क्या इस आदमी का गुस्सा बहुत तेज है या कोई और बात है? इस बारे में घुमा फिरा कर मत बताओ। कुछ एक बात कही नहीं जा सकती, हंसते हुए उसने जवाब दिया। पर दिलचस्पी के हिसाब से होम्स कुछ ज्यादा ही वैज्ञानिक दिमाग रखता है। प्रायः अनमना और रूखा सा रहता है वह। कभी कभी वह अपने दोस्त को चुटकी भर वेजिटेबल एल्कलॉइड चटा देता है, किसी बुरे इरादे से नहीं, समझो, बस इस कुतूहल से कि उसका ठीक ठाक असर कितना होता है। उसकी सिफारिश करते हुए मैं सोचता हूं कि उसी तत्परता से वह उसे खुद भी छक लेता होगा। ऐसा लगता है कि उसे ठीक ठाक जानकारी हासिल करने का जुनून है। यह ठीक भी है, पर कभी कभी कुछ ज्यादा भी हो जाता है। जब चीर फाड़ के कमरे में वह लाशों को डंडे से मारता है, तो यह पागलपन ही मालूम पड़ता है। लाशों को मारता है, हां, यह साबित करने के लिए कि मौत के बाद किस हद तक जख्म पहुंचाए जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा है। और फिर भी तुम कहते हो कि वह मेडिकल का छात्र नहीं है? नहीं, वह है ही नहीं। उसकी रुचि का क्या तात्पर्य है यह नहीं जानता। पर हम यहां आ पहुंचे हैं, अब तुम्हें उससे खुद ही अपनी राय बनानी होगी। जब वह बोल रहा था, हम एक संकरी गली में मुड़े और एक छोटे से साइड दरवाजे से गुजरे जो एक बड़े अस्पताल के एक भाग में खुलता था। मेरे लिए यह इलाका जाना पहचाना था। बदरंग सी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं थी।
हम सांकरी हुई दीवारों और धुंधले काले रंग के दरवाजों के बीच गलियारे में अपने रास्ते बढ़ते गए। गैलरी के दूसरे छोर पर एक नीचा सा मेहराब था और वहां से रास्ता निकलकर हमें केमिकल लैब तक ले गया। वह एक बड़ा आलीशान कमरा था जो चारों तरफ लगी अनगिनत बोतलों से भरा हुआ था। चौड़ी नीची मेजें इधर उधर रखी थीं। उन पर हर तरह के कांच के पात्र, टेस्ट ट्यूब और छोटे छोटे बुनसन लैंप जल रहे थे। कमरे में सिर्फ एक ही छात्र था जो दूर वाली मेज पर झुका अपने काम में तल्लीन था। हमारे कदमों की आवाज सुनकर वह चौंका और देखकर खुशी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। वह बड़े जोश से बोला, मैंने एक ऐसा रिएजेंट ढूंढ लिया है जो हीमोग्लोबिन से ही मजबूती से मिलता है, किसी और से नहीं। यदि उसने सोने की खान ढूंढ ली होती तब भी उसके चेहरे पर इससे ज्यादा खुशी नहीं चमक सकती थी। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर शर्लॉक होम्स, स्टैमफोर्ड ने हमारा परिचय करवाते हुए कहा। हाउ आर यू? उसने विनम्रता से कहा और मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगता है कि आप अफगानिस्तान होकर आए हैं। अरे, आपको यह कैसे मालूम पड़ा? मैंने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अब सवाल हीमोग्लोबिन का है। मेरी इस खोज को आपको बेशक अहमियत मालूम तो होगी। इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक तौर पर यह बहुत दिलचस्प है, पर व्यावहारिक तौर पर यह क्यों भाई? यह तो वर्षों पुरानी चिकित्सा कानूनी संबंधी सर्वाधिक व्यावहारिक खोज है। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि खून के धब्बों की यह अंतिम परख है? इधर आओ। उत्तेजना से उसने मेरे कोट की आस्तीन पकड़कर उस मेज की ओर खींचा जहां वह काम कर रहा था। थोड़ा सा ताजा खून लेना पड़ेगा, उसने एक लंबा सूजा अपनी उंगली में चुभाते हुए कहा और इससे निकली खून की बूंद को एक पतली नलिका में इकट्ठा कर लिया। अब मैं इस खून को 1 लीटर पानी में मिलाऊंगा। तुम गौर करोगे कि यह मिश्रण शुद्ध पानी जैसा दिखाई पड़ेगा। खून का अनुपात इसमें 10 लाख में 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर भी मुझे कोई शक नहीं कि हमें इस टेस्ट से होने वाला रिएक्शन मिल जाएगा। बोलते बोलते उसने बर्तन में कुछ सफेद दाने डाले और फिर परख नली में हल्के पारदर्शी तरल पदार्थ की कुछ बूंदें उसमें मिला दी। पल भर में ही वह मिश्रण हल्के भूरे रंग का हो गया। भूरे रंग की धूल उस कांच के जार के तल पर जम गई। हां, हां, वह ताली बजाते हुए चिल्लाया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो एक नया खिलौना पाकर बच्चा खुश हो रहा हो। इसके बारे में क्या राय है? यह बहुत ही नायाब परख मालूम होती है, मैंने कहा। बिल्कुल बेमिसाल। पुराना वाला टेस्ट बहुत फूहड़ और अनिश्चित था। रक्त कणिकाओं का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी ऐसा ही था। अगर धब्बे कुछ घंटे पुराने हो जाते तो वे बेकार हो जाते। अब चाहे खून पुराना हो या नया, यह टेस्ट उसे ढूंढ निकालने में मदद करता है। अगर इस टेस्ट की खोज पहले हो गई होती तो सैकड़ों ऐसे लोग आजाद घूम रहे होते जो अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। वाकई, मैं बुदबुदाया, जुर्म के मामले अक्सर इसी एक मुद्दे पर लटके रहते हैं। एक इंसान जुर्म के कई महीनों बाद शक के दायरे में आता है। उसके कपड़ों का टेस्ट किया जाता है और उन पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे मिट्टी के हैं या जंग के या किसी फल के या किसी और चीज के? यह सवाल है जिसने अनेक विशेषज्ञों को उलझन में डाला है। और क्यों? क्योंकि कोई भरोसेमंद टेस्ट नहीं था। अब हमारे पास शर्लॉक होम्स टेस्ट है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलते समय उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखा और किसी काल्पनिक भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट को सुनकर सलाम किया। तुम बधाई के हकदार हो, उसकी खुशी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैंने कहा। पिछले साल फ्रैंकफर्ट में वान बिश्चॉफ का केस था। अगर यह टेस्ट तब मौजूद होता तो उसे फांसी दे दी जाती। फिर ब्रैडफोर्ड का मैसन था, कुख्यात मोलर और मोंटपेलियर का लिफेम्ब्रे और न्यू ऑर्लियंस का सैमसन। मैं ऐसे 20 केस गिना सकता हूं जिनका यह टेस्ट फैसला कर देता। तुम गुनाह के चलते फिरते कैलेंडर लगते हो, हंसते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा। इस आधार पर तुम अखबार निकाल सकते हो। उसे तुम पुलिस के भूतपूर्व समाचार का नाम दे सकते हो। यह काफी दिलचस्प भी होगा पढ़ने में।
अगली उंगली पर सूजा चुभोने की जगह प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा चिपकाते हुए शर्लॉक होम्स ने फप्ती कसी। मुझे होशियार रहना पड़ता है, वह बोला, फिर मुस्कुराते हुए मुड़कर मुझे देखा, क्योंकि मुझे जहरीले पदार्थों से काफी उलझना पड़ता है। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने गौर किया कि वह छोटे छोटे प्लास्टर के टुकड़ों से भरा पड़ा था और तेज एसिडों से दग्ध हो रहा था। हम यहां काम की बात के लिए आए हैं। एक ऊंचे बेंचिंग स्टूल पर बैठते हुए और एक पैर से हमारी ओर इशारा करते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा, यह मेरा दोस्त रहने की जगह ढूंढ रहा है, और क्योंकि तुम भी शिकायत कर रहे थे कि तुम्हें आधा किराया देने वाला कोई नहीं मिल रहा, मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि तुम दोनों की मुलाकात करा दूं। कमरा बांटने के ख्याल से शर्लॉक होम्स खुश दिखाई पड़े। मेरी नजर बेकर स्ट्रीट के एक स्वीट पर है, उसने कहा, जो हमारे लिए पूरी तरह ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तेज तंबाकू की महक से ऐतराज नहीं। मैं तो खुद ही सिगरेट सुलगाता हूं, मैंने जवाब दिया। यह तो ठीक है, मेरे पास अक्सर ही केमिकल रहते हैं और कभी कभी मैं टेस्ट भी किया करता हूं। इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? किसी भी तरह की नहीं। मुझे देखो तो, मेरी दूसरी कमियां कौन कौन सी हैं। मैं कभी कभी मूडी हो जाता हूं और कई कई दिनों तक मुंह नहीं खोलता। जब मैं ऐसे मूड में होता हूं तो तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे रूठा हूं। बस मुझे अकेला छोड़ देना और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब तुम्हारे पास कबूलने के लिए क्या है? यह अच्छी बात होगी कि दोनों लोगों को एक दूसरे की बुरी से बुरी आदतों की जानकारी हो, इससे पहले कि वे एक कमरे में साझेदारी से रहना शुरू करें। इस बात पर मैं हंसा। मैंने एक छोटा सा पिल्ला पाला हुआ है, मैंने कहा। मुझे शोर शराबे से ऐतराज है, क्योंकि मेरा दिल सिहर जाता है और मैं वक्त बेवक्त जग जाता हूं। मैं बेहद आलसी हूं। जब मैं तंदुरुस्त होता हूं तो मेरे अंदर दूसरी तरह की बुराइयां होती हैं, पर अभी के लिए यही मेरी खास बुराइयां हैं। वायलिन बजाना क्या तुम्हारे शोर शराबे की लिस्ट में शामिल है? उसने बेचैनी से पूछा। यह तो बजाने वाले पर है, मैंने जवाब दिया। अच्छी तरह बजाया वायलिन तो सभी को अच्छा लगेगा। बुरी तरह बजाया गया वायलिन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह, वह सब ठीक है, खुशी से हंसते हुए उसने कहा। मैं सोचता हूं कि हम यह मामला निपटा हुआ समझें। यदि कमरे तुम्हें पसंद आ जाए तो हम कमरों को कब देखेंगे? कल दोपहर यहां पर मुझसे मिलने आ जाना और हम एक साथ जाकर मामला पक्का कर लेंगे, उसने जवाब दिया। ठीक है, कल दोपहर ठीक 12 बजे, उसे हाथ मिलाते हुए मैंने कहा। हम उसे अपने केमिकलों के बीच काम करते हुए छोड़कर साथ साथ अपने होटल की ओर बढ़े। वैसे, मैंने रुककर स्टैमफोर्ड की ओर मुड़कर अचानक पूछा, उसे यह कैसे मालूम पड़ा कि मैं अफगानिस्तान से आया हूं? मेरा दोस्त रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। यह उसकी एक छोटी सी खासियत है, वह बोला। काफी सारे लोगों ने जानना चाहा है कि वह यह कैसे पता कर लेता है। ओह, तो यह एक राज है? हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, यह बिल्कुल साफ है। हमें साथ मिलाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। इंसानों की सही जानकारी किसी आदमी के बारे में तहकीकात करने पर होती है। तब फिर तुम इसको पढ़ना, मुझसे विदा लेते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा। पर तुम्हें वह बहुत पेचीदा जान पड़ेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम उसके बारे में जितना जान पाओगे, उससे ज्यादा वह तुम्हारे बारे में जान लेगा। गुड बाय।